नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कल दो चरों का रैखिक समीकरण स्टार्ट किया था और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज रैखिक समीकरणों के हल की जो विधियां हैं उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधि जो है वो आपके बुक में दी गई है, जिसे आपको इस वर्ष के एग्जाम की दृष्टि से करना है। तीसरा आपका है विलोपन, जिसमें सबसे पहला विधि है ग्राफीय विधि, जिसे हम आलेखीय विधि के भी नाम से जानते हैं। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ग्राफीय, या जिसको आप कह सकते हो आलेखीय विधि। नाम से स्पष्ट है, आलेख या ग्राफ मतलब कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें जो भी समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण का ग्राफ प्लॉट करना है। जब मैं रैखिक समीकरण का कंसेप्ट बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि दो चरों अर्थात जिसमें कोई दो चर होंगे और वो रैखिक समीकरण होगा, मतलब उन दोनों चरों की जो घात है वो कितनी होगी, 1 होगी। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर अवेलेबल हो और दोनों की ही घात जो है वो 1 हो, रैखिक घात हो, तो उस प्रकार का जो समीकरण उस स्थिति में हमको प्राप्त है या फिर जो प्रश्न में दिया गया है वो दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की अलग अलग विधि है। हल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि समीकरण दी गई परिस्थिति के संबंधों को बताता है और अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए हम चरों का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास समीकरण दो चरों के साथ में है अर्थात दो अज्ञात राशियां हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसकी सहायता से हम दोनों अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। उसी में आपका पहला विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का स्पष्ट अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपने 9th क्लास में ग्राफीय विधि की है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम हम बनाते थे। ये जो बिंदु था ग्राफ पेपर में किया जाता था, ये जो बीच का पार्ट होता था इसको ओ से दर्शाते थे, जिसे हिंदी में मूल बिंदु और इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलने के कारण ही आप देखोगे कि जनरली इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु का अर्थ है जहां पे सारी वैल्यू 0 हो, एक्स अक्ष की वैल्यू भी वाई अक्ष की। जो आपका हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज में है, उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और जो वर्टिकल है, खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है, उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। हमारे दाहिने हाथ की तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो आपका धनात्मक होता है, अर्थात यहाँ पे जो भी मान आएंगी 1 2 3 4 डैश डैश आपका जितना भी आगे जाए, ये जो भी मान आएंगी वो धनात्मक होंगी। जस्ट बाईं ओर अगर आप आ जाते हो तो इधर जो मान आएंगी वो आपकी ऋणात्मक होंगी। इसी तरह जब ऊपर की ओर जाएंगे, वाई अक्ष में ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका धनात्मक मान, और जब नीचे की ओर आते हैं तब आपका ऋणात्मक मान होता है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ लाइन की इसमें ऐसा तीर का निशान बनाया है। ये जो तीर का निशान है वो बताता है कि ये रेखा अनंत तक या अनंत की ओर अग्रसित है। हमारा क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा होता है या कॉपी छोटी, तो हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार ही हम उसमें संख्याओं को अंकित करते हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य कि अगर हमें और आवश्यकता होगी तो हम इस रेखा को और आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे अंक जो है उसमें अंकित किए जाते हैं। ये इस आपको ग्राफ को बताता है। जब एक्स अक्ष के धनात्मक मान को प्रदर्शित करना तो हम इस रेखा में स्थित बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जब ऋणात्मक मान का करना हो तो इसमें, जब धनात्मक का करना हो तो ऊपर की ओर और ऋणात्मक का करना हो तो नीचे की ओर। ये हमारा जो बेसिक पार्ट था जो आपने 9वीं क्लास में आलेख में पढ़ा था वो है। इसके साथ ही आपने एक और चीज पढ़ी है कि ग्राफ में बहुत जरूरी होता है यूनिट लिखना, इकाई जिसको हम बोलते हैं। इकाई का क्या तात्पर्य है, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं वो समतल से बनाते हैं और समतल का जो ग्राफ होता है वो दो अक्ष, क्योंकि कोई भी जो तल होता है वो दो अक्षों से मिलकर बना होता है समतल, एक एक्स अक्ष से और एक वाई अक्ष से। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें उस पर उसका इकाई लिखना पड़ता है। इकाई का क्या अर्थ है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अपने ग्राफ पेपर को, क्योंकि ये बोर्ड है मैं एकदम अच्छे से स्पेसिफिक नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप ग्राफ पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि इस टाइप के बॉक्स बने रहते हैं ग्राफ पेपर में। पूरा जो ग्राफ पेपर अपने आप से बॉक्स होता है और ये बॉक्स का प्रत्येक खाना जो है टोटल, उसमें आप देखोगे कि 10 लाइनें जो होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं और 10 लाइनें जो होती है वो क्षैतिज होती है। अगर आप स्केल से इस लाइन को नापेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लाइन होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है ग्राफ पेपर का, जो जनरली हम यूज करते हैं। तो इकाई का क्या अर्थ है कि अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये मूल बिंदु 0 है तो यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब हम प्रश्नों को हल करते हैं और हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं और ग्राफ पेपर का तो साइज वही है, तो हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार कभी कभी इसे 0 से 1 ना लेके हम इसे 0 से 10 20
30 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो जब हमने 10 लिया तो इस पूरे डब्बे का जो मान है, ये जो हिस्सा है, ये हमारे 10 के बराबर हो गया। जबकि वास्तव में आप देखोगे तो ग्राफ पेपर का जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है। तो उस स्थिति में कि हमने जो ग्राफ में लिया है, क्योंकि उसकी इकाई को देख के हम ये समझ सकें कि हमने एक डब्बे को कितने अंक या कितना हमने उसको वेटेज दिया है, उसके लिए यूज किया जाता है इकाई लिखने के लिए। ग्राफ में जब भी इकाई लिखा जाता है, अगर हमने ये ग्राफ बनाया तो राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर की तरफ इकाई लिखा जाता है। इकाई लिखते समय सबसे पहले आप आंख मूंद के एक्स अक्ष लिखिए, उसके बाद वाई अक्ष लिखिए। क्यों? क्योंकि ये समतल है, आपको पता 2 अक्ष डेफिनेटली होंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। उसके बाद आप सीधा लिखिए 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या तात्पर्य है, मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्राफ पेपर का एक बॉक्स जो कि फिक्स है 1 सेंटीमीटर, वाई का भी 1 ही सेंटीमीटर है। अब इसके बाद जो ये आप लिखोगे ये आपकी उस प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर आपने ग्राफ लिया है और आप 0 से लेके 10, 20, 30 ले रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है 10, तो ये 1 सेंटीमीटर एक्स अक्ष में 10 हो जाएगा। अगर आप 10 ना लेके 5, 10, 15 ले रहे हो, मतलब 5-5 का डिफरेंस, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, मतलब अगर आप 5-5 का अंतर ले रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से वाई अक्ष में भी होगा, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो 5, 10 तो ये 5 हो जाएगा। 2 का अंतर ले रहे हो तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपकी इकाई है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी इकाई लिखना आवश्यक है। ये आ गया होगा समझ में। तो चलिए आज हम आपके ही बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं। पहली बात तो प्रश्न में समीकरण दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले समीकरण बनाना है। तो जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो समीकरण बनाने की जो विधि है, जो आपने संबंधों के आधार पर समीकरण बनाया था 9वीं क्लास में, वो भी आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। और समीकरण के बनाने के बाद हम इसको आलेख में किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, और आलेख में निरूपित करने के बाद समीकरण का हल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, वो हम आज क्लियर करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने कक्षा में 10, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए आलेखी विधि या ग्राफीय विधि की सहायता से। तो क्या बोल रहा है कि एक कोई क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट है वो आपके 10 है। आप जानते हो भाई 2 ही टाइप के स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स, मतलब लड़के और लड़कियां मिलकर 2 स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट 10 है, लेकिन प्रश्न में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां, लेकिन एक चीज बताई गई है। सबसे पहले तो ये बताया है कि दोनों जो है टोटल मिला के 10 बच्चे हैं, मतलब लड़के की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबर 10 है। दूसरा बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 2 चीजें हैं, इसके आधार पे हम समीकरण बनाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या, अज्ञात राशि ले रहे x है, तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक, तब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कक्षा में टोटल 10 विद्यार्थी है, अर्थात लड़के की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबर है 10। लड़के की संख्या को आपने x माना था, लड़कियों की संख्या को आपने y माना था, तो x धन y बराबर 10। ये हमको एक समीकरण मिल गया, मैं यहां लिख लेती हूँ। ठीक है ना, 2 चर है, दोनों की घात 1 है 10, और अपने पास एक अचर पर 10 है, मतलब ये आपको एक 2 चरों का रैखिक समीकरण मिल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि विज्ञान क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, अर्थात पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, अर्थात लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब धन 4। तो लड़कियों की संख्या को आपने y से प्रदर्शित किया था, लड़कों की संख्या को x से, धन 4 आपको मिल गया। आप इसको जमा दीजिए, x मैंने y को उधर भेजा तो ऋण y बराबर ऋण 4। ये आपको मिल गया दूसरा समीकरण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा
कि प्रश्नों से हम समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं। 9th में भी किया था, दोबारा आपको और करना है। और भी प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि पहले आपके पास ये इबारती प्रश्न हो और उसके आधार पर पहले आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद फिर आप विधि डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी विधि से हल करना है। तो हमको ये मिल गया एक समीकरण x धन y बराबर 10 और x ऋण y बराबर ऋण 4। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे पास ये दो समीकरण है। अब इस समीकरण में हम आलेखी विधि का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए, आलेखी विधि के लिए क्या होता है, आलेख हम एक समीकरण के लिए भी खींच सकते हैं, दो समीकरण के लिए भी, तीन, मतलब जितने चाहे उतने के लिए। समीकरणों को आलेखी विधि से हल करने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास दो समीकरण है, हम दोनों समीकरण को एक ही ग्राफ पेपर में, एक ही ग्राफ में उसको आलेखित करेंगे और उसके बाद हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देख ले। तो सबसे पहले मैं प्रथम समीकरण ले लेती हूँ। प्रथम समीकरण क्या है, x धन y बराबर 10 है। तो अगर मैं यहाँ से y का मान निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 10 ऋण x। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ कि आलेख विधि में क्या करते हैं, हम संभावित मानों को लेते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो मान मैं लूं वो आप ले या कोई और स्टूडेंट ले। तो उस केस में क्या होगा कि मान से कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, हमारा तरीका करेक्ट होना चाहिए। मान अलग अलग भी होगा तो भी आप देखेंगे कि उस समीकरण को हल करने पे हमको एक ही उत्तर प्राप्त होता है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा, हम इसके लिए एक बॉक्स का यूज करेंगे ताकि हम तुलना कर सकते मानों के लिए, ये चर x को और ये चर y को। हमें क्या करना है, इसमें x का मान अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ के परिस्थिति को देखती हूँ, जैसे हमारे पास 10 है और x है, तो हम x का कुछ ऐसे मान रखेंगे ताकि हमको एक सरलतम मान प्राप्त हो जाए और जिसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकें। आपने कोई बड़ा मान रख लिया या आपने कोई छोटा मान रख लिया तो कैलकुलेशन बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन हल सब में करेक्ट ही आएगा। तो आपके पास अब x बराबर मैं मान लेती हूँ कि चलो मैं 1 रख लेती हूँ। आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, ऋण 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4, 5, 10, 20 कितना भी रख सकते हैं। मैं 1, 2 से कर रही हूँ क्योंकि मान जो है 10 तक का ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर यहाँ 100 होता है इसकी जगह में तो मैं कोशिश करती कि चलो मैं 20, 25 रख लेती, 50 रख लेती, 90 रख के देख देती। तो उसी प्रकार अब मैं मान लेती हूँ 1 रख लेती हूँ। अगर 1 रखूंगी तो 10 ऋण 1, तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 9। मतलब जब मैं x का मान 1 रख रही हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक, मैंने 2 बॉक्स बनाए, आप चाहे तो 3, 4 जितना भी चाहे हम संभावित मान निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए 2 काफी, 2 में हमारा हल हमको प्राप्त हो जाता है। अब पुनः क्या करते हैं, अब 1 रख लिया तो 2 रख के देख लेती हूँ या फिर 3 रखो, जैसा आप कहो। चलो 3 रख के देख लेते हैं या 2 रख ले, चलिए 3 रख लिया। 2 रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन ऋण 1 रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 10 ऋण 3। इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, 7। तो यहाँ क्या मिल गया, 7। तो इस समीकरण के लिए हमको ये बॉक्स प्राप्त हो। ये बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसकी सहायता से हम आसानी से ग्राफ जो है वो प्लॉट कर पाएंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये कौन सा था, ये पहला समीकरण का था, x धन y बराबर 10 के लिए हमको बॉक्स मिला है ये वाला, x y 1, 9 और ये आपके पास था 3 और 7। और दूसरा समीकरण हमारा क्या था कि लड़कों की जो संख्या थी, मैं मिटा दी, मैं दोबारा कर लेती हूँ, कि लड़कियों की जो संख्या थी अर्थात की जो y थी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तो अर्थात x ऋण y बराबर ऋण 4 हमको दूसरा समीकरण मिला था। और इसके लिए भी हम एक बॉक्स तैयार करेंगे बिल्कुल ऐसा ही जैसे यहाँ किया हुआ है। चलिए इस समीकरण में आ जाते हैं, x ऋण y बराबर ऋण 4। तो यहां से भी मैं निकाल लेती हूँ मान, ऋण y बराबर ऋण 4 ऋण x, या y बराबर दोनों में से ऋण उभयनिष्ठ निकल जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा x धन 4। अब देख लेते हैं, चलिए x बराबर वापस 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर 4 और 1 क्या मिला आपको, 5 मिल गया। दोबारा कुछ रख लेते हैं, 2 रख दूं, 2, 3, 4 आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो मैंने 2 रख दिया, 2 रखा तो आपको मिला 2 धन 4 मतलब 6। तो क्या मिल गया, 6। तो इस प्रकार इसके लिए हमको मिला x y और ये मिला 1 रखने पे 5 मिला, 2 रखने पे 6 मिला।
ठीक है। संभावित मानों का जैसे हमने बॉक्स निकाल लिया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ को प्लॉट करना। तो ग्राफ को हम इस प्रकार से प्लॉट कर सकते हैं। तो अब समीकरण हमारे पास था, समीकरण के लिए हमने दो संभावित मान भी निकाल लिए हैं कि x के 2 संभावित मान के लिए y का मान क्या होगा, और दूसरे समीकरण के x के 2 संभावित मान के लिए y का मान क्या होगा। अब हमको ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालते में हम अपने बॉक्स को अच्छे से देख लेते हैं। क्या है इसमें, अधिकतम दोनों में देखो तो 9 है। सबसे पहली बात तो सारे के सारे धनात्मक है, ग्राफ में ऋणात्मक हिस्सा नहीं है। दूसरा आपके पास क्या है, अधिकतम संख्या 9 है, न्यूनतम 1 है। मतलब 1 से लेके 9 तक की संख्याएं आपके ग्राफ में यूज है। अगर हमारे पास ऋणात्मक संख्या यूज होती तो हमको नीचे का हिस्सा, मतलब y के ऋणात्मक मानों के लिए नीचे का हिस्सा और x के ऋणात्मक मानों के लिए दाएं बाएं हिस्से की जरूरी होती। लेकिन क्योंकि इसमें सारे मान धनात्मक है, इसका मतलब है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा यूज होगा। मेरा बोर्ड क्योंकि छोटा है और मैं पूरे मान को नहीं ले सकती और जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैं इस हिस्से को ना करके मैं ग्राफ के इस हिस्से को बस लिख रही हूँ, ताकि मैं सारे मानों को आपको स्पष्ट रूप से दर्शा सकूं। क्योंकि बोर्ड में और ग्राफ पेपर में हल करने में थोड़ा सा अंतर आता है, क्योंकि यहाँ पे हम पैमाना उतनी उचित प्रकार से नहीं ले पाते। तो इसलिए मैंने पहले